हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। वैसे काफ़ी टाइम बाद में हम 11th की कोई क्लास पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है अपना क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जो है वो सभी क्लासेस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए पढ़ते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। वैसे सभी जानते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रत्येक जो सजीव है, उसकी वो यूनिट होती है जो उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है। क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं, मतलब जनन होता है, नई संतति बनेगी और नई संतति के लिए जो गैमेट्स बनते हैं, उन गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम्स यानी आधे आधे गुणसूत्र जो है पेरेंट्स के आते हैं, यानी नर और मादा दोनों से आते हैं, और वो फ्यूज होकर के जब जाइगोट बनता है जिससे कि नए जीव का विकास होता है, तो वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या कर रहे हैं वहाँ पर, जो कि पैतृक कैरेक्टर है उनको अगली पीढ़ी में ले जाने का वर्क करते हैं। यानी कि जो पैतृक लक्षण, यानी जनरली हम सुनते हैं कि जो है हर संतति का कुछ ना कुछ लक्षण उसके जो पेरेंट होते हैं उनसे मिलता है, वो इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से होता है। यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर का, अनुवांशिक लक्षणों के ये वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं उन्हीं गुणसूत्रों को कि इन गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया होगा, किसने खोजा, किसने इसको ये नाम दे दिया गुणसूत्र जिसके नाम से आज हम इनको पढ़ते हैं, और ये कैसे, कहाँ पाए जाते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, सब कुछ, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके बारे में सारी जानकारी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डिस्कवरी की या खोज की कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र को किसने खोजा, तो स्ट्रासबर्गर नाम से वैज्ञानिक थे, स्ट्रासबर्गर या स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने 1875 में इनकी खोज की। यानी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की जो खोज की सबसे पहले वो स्ट्रासबर्गर ने की 1875 में। लेकिन इनको जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो नाम दिया था, ये नाम दिया वाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने 1888 में। इन जो धागे नुमा संरचनाएं जो किसने खोजी थी, स्ट्रासबर्गर ने, उनको क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम नाम क्यों दिया गया इनको, क्योंकि एक सेल की जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, कोशिका की स्ट्रक्चर, तो कोशिका में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक धागीनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है जिसको क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। वो क्रोमेटिन जाल इसलिए कहलाता है क्योंकि उस जाल में, यानी कि केंद्रक जो होगा, उस केंद्रक रूपी उस संरचना में एक तो तरल पदार्थ भरा रहेगा और उस तरल पदार्थ में वो धागीनुमा संरचनाएं जाल के रूप में दिखाई देती है। इनको क्या किया गया था, एक सारी अभिरंजक से जब अभिरंजित करने की कोशिश की गई तो वो धागेनुमा संरचनाएं अभिरंजित हो गई और उनको नाम दिया गया क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्यों, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम जो शब्द है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, क्रोमो और सोमा। क्रोमो का मतलब होता है रंग युक्त, यानी जो रंगीन हो। सोमा का मतलब काय, यानी कि ऐसी काय, ऐसी संरचनाएं हैं जो रंगीन हो, जो सारी अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होती हो, वो क्या कहलाती है, क्रोमोसोम। तो क्रोमा और सोमा से मिलकर के बना है क्रोमोसोम, जिनको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम वाल्डेन ने इनको नाम दे दिया। अब हम बात करें कि ये जो गुणसूत्र है, हम जानते हैं कहाँ स्थित होते हैं। ये कोशिका होगी अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, ये कोई कोशिका है, तो कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, और केंद्रक में जो इस तरह से जाल जैसा दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, क्रोमेटिन जाल। और इस क्रोमेटिन जाल, ये क्रोमेटिन जाल कौन सी अवस्था में जो है, मेटाफेज अवस्था में छोटे व मोटे स्पष्ट धागेनुमा संरचनाओं में चेंज हो जाता है। यानी जब कोशिका विभाजन करती है तो विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था आती है, उस अवस्था में क्या हो जाता है, ये जो क्रोमेटिन जाल है ये किस में चेंज हो जाता है, गुणसूत्रों में चेंज हो जाता है, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है वो कितने पाए जाते हैं कोशिकाओं में, इनकी संख्या कितनी होती है। अगर हम संख्या की अगर बात करें
तो गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जातियों में, अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में अलग अलग होती है, यानी कि इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन हम सभी जीवों के लिए, जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं के लिए गुणसूत्रों की संख्या को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जंतु हो या पादप हो, सभी सजीवों की जो कायिक कोशिकाएं होंगी, ध्यान रखना है कौन सी कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं, जो वेजिटेटिव सेल होगी उनकी कायिक कोशिकाएं होंगी, उन कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। 2n जिसको हम द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कह सकते हैं, द्विगुणित कह सकते हैं, या 2n कह सकते हैं। इसी प्रकार जो गैमिट होते हैं, युग्मक होते हैं, यानी जो जनन में भाग लेंगे, उन युग्मक कोशिकाओं में या गैमिट जो सेल होंगी, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि n होती है, अगुणित होती है, मतलब आधी रह जाती है। कितनी होती है संख्या, जंतु या पादप की कोई भी सजीव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है, 2n होती है। 2 यहाँ पर संख्यात्मक मान है, n हर जाति के लिए अलग अलग मान होगा। n का मान जो होगा वो हर प्रजाति का अलग अलग होगा। जैसे मानव की हम बात करें तो मानव में n का मान 23 होता है, तो n का मान 23 हुआ तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, क्या था अपना 2n, n की जगह 23 इंटू ये 2, तो कितनी हो जाएगी 46, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 46 हो जाएगी। तो इसी तरह से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है, लेकिन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं, द्विगुणित या 2n होती है। युग्मक कोशिकाओं में कैसी होती है, अगुणित या n होती है। एकमात्र जो पादप होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों की जो एंडोस्पर्म सेल होती है, भ्रूण पोष की कोशिका, भ्रूण पोष की जो कोशिका होती है, एंडोस्पर्म सेल होती है, वो एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है, यानी ट्रिप्लॉइड होती है, त्रिगुणित होती है। ऐसा उनमें ट्रिपल फ्यूजन की वजह से होता है। तो ये गुणसूत्रों की संख्या की बात थी कि सभी कायिक कोशिकाओं में 2n होती है, युग्मक कोशिकाओं में n होती है, और भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं हैं उनमें 3n होती है। अब जंतुओं में अगर अपन देखें कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में होंगे, वैसे तो अलग अलग जातियों में अलग अलग होते हैं। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसी प्रकार से जैसे मटर है तो उसमें 14 यानी 14 गुणसूत्र होते हैं, प्याज में 16 होते हैं, यानी अलग अलग जातियों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या देखने को मिलती है। षटगुणित गेहूँ है तो उसमें 42 होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम दो चीज़ें देखें कि जंतुओं में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र संख्या किस में होती है और सबसे कम गुणसूत्र संख्या किस में होती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है अपने लिए। तो जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं राउंड वर्म में। राउंड वर्म यानी जो गोलकर्मी होता है, एस्केरिस जो है, एस्केरिस या जो गोलकर्मी है राउंड वर्म, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, केवल 2 गुणसूत्र होते हैं उसमें। यानी केवल और केवल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र इसमें देखने को मिलते हैं राउंड वर्म में। और जंतुओं में जितने भी जंतु पाए जाते हैं सभी जंतुओं में ये सबसे कम संख्या है। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र जंतुओं में किस में होंगे, वो होते हैं रेडियोलेरियन में। रेडियोलेरियन जो जीव होता है उसमें 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। रेडियोलेरियन में कितने होंगे, 1600 गुणसूत्र, यानी कि जंतुओं में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र इसी में होते हैं। अब अपन बात करें कि गुणसूत्रों की जो है शेप और साइज कैसी होती होगी। भाई हमने बात की कि गुणसूत्र है कोशिका में केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में जो क्रोमेटिन जाल है जब कोशिका विभाजन करती है तो वो गुणसूत्रों में चेंज हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि ये गुणसूत्र कितने होते होंगे, अलग अलग जातियों में अलग अलग होंगे। अब इनकी शेप और साइज कैसी होती है, यानी कि आकार कैसा होता है इनका, किस तरह के ये हमें दिखाई देते हैं, कितने लंबे होते हैं, कितने चौड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी शेप की बात करें, यानी आकृति की बात करें, तो इनकी जो शेप या जो इनकी आकृति होती है वो गुणसूत्र बिंदु के अनुसार होती है। यानी कि गुणसूत्र में क्या होता है, एक गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है और उस बिंदु के अनुसार इनकी आकृति डिसाइड होती है। यदि हम एनाफेज अवस्था में इनको देखें तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र बिंदु के आधार पर जो गुणसूत्र है वो हमें 4 प्रकार के दिखाई देते हैं। और वो 4 प्रकार की आकृतियाँ कौन सी बनती है, वी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप। वी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप, इनकी हम विस्तृत आगे व्याख्या करेंगे। आगे इनको विस्तृत इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये किस तरह से बनती है और
कैसे इनमें जो है जो सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है, वो कैसे इनकी आकृति को चेंज करता है। यहाँ पर इनको हम और ज़्यादा विस्तार देखेंगे। फिलहाल हम पहले इसकी संरचना देख ले, संरचना से ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आकार 4 प्रकार के दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था में? कोशिका विभाजन की एनाफेज में। इसी प्रकार से इनके अगर अपन आकार की बात करें, साइज की बात करें, शेप थी वो कि शेप अलग अलग दिखाई देती है। अगर इनकी साइज देखें तो गुणसूत्रों की जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। यानी कि गुणसूत्रों की जो टोटल लंबाई है अलग अलग में अलग अलग होती है हालांकि, लेकिन लगभग औसत अगर अपन देखें तो 1 से 20 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर, 0.2 से 3 माइक्रोमीटर चौड़ाई होती है। तो ये इनकी लंबाई और चौड़ाई की बात हो गई। अब जो गुणसूत्र है कि भाई इतने लंबे और इतने चौड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा लंबे जो गुणसूत्र है वो किस में पाए जाते हैं? एक पादप है जिसका नाम है ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम। ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम। ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम जो पादप है, इसमें गुणसूत्र सबसे ज़्यादा लंबाई के होते हैं, यानी सर्वाधिक लंबे होते हैं। और अगर हम यानी इसमें तो कैसे होंगे? सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं। और अगर छोटे गुणसूत्रों की बात करें तो कवकों में सबसे छोटे गुणसूत्र होते हैं। और जंतुओं में अगर छोटे गुणसूत्रों की बात करें तो पक्षियों में, जंतुओं में, पक्षियों में सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। पादपों में तो सबसे छोटे किसमें होते हैं? कवकों में या पादपों में सबसे लंबे किसमें होते हैं? ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम में। जंतुओं में सबसे छोटे किसमें होते हैं? सबसे छोटे गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं पक्षियों में। पादपों में अगर अपन देखें तो पादपों में भी एक बीजपत्री पादपों और द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो एक बीजपत्री पादपों में गुणसूत्र जो होते हैं द्विबीजपत्री की अपेक्षा जो है लंबे, द्विबीजपत्री पादपों के जो गुणसूत्र है वो लंबे होते हैं एक बीजपत्री की अपेक्षा। तो ये हो गई गुणसूत्रों की साइज की बात। कितनी थी साइज? 1 से 20 माइक्रोमीटर लंबे और 0.2 से 3 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। लंबाई में सबसे लंबे जो है वो किसके होते हैं? सबसे लंबे ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम के पादप है एक। सबसे छोटे कवकों के होते हैं और जंतुओं में सबसे छोटे पक्षियों में होते हैं। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं इनकी संरचना की। जो गुणसूत्रों की जो संरचना है, इनको अगर अब हम स्पष्ट देखना चाहते हैं तो मेटाफेज अवस्था में हमें स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देते हैं। जो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था होगी उसमें हमें स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं। और उस दौरान हमें इनकी संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? एक प्रारूपिक संरचना मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई है, इसको देखना। जब गुणसूत्र को हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक गुणसूत्र के मध्य भाग में, लगभग मध्य भाग में, सभी में नहीं होगा हालांकि पर अधिकतर में, मध्य भाग में एक बिंदु दिखाई देता है और इस बिंदु को हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु या क्रोमोमियर या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु है जो गुणसूत्र को 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में बांट देता है। सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु क्या करता है? गुणसूत्र को 2 भागों में बांट देता है। सेंट्रोमियर वाले स्थान से गुणसूत्र कुछ सिकुड़ा हुआ सा होता है, यानी इसमें संकीर्णन उत्पन्न हो जाता है और ये संकीर्णन कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या प्राथमिक संकीर्णन क्या होता है? जहाँ पर गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर वाले स्थान से गुणसूत्र क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, जो कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन। और ये गुणसूत्र बिंदु या प्राथमिक संकीर्णन की वजह से गुणसूत्र 2 भागों में बंट जाता है। और ये जो दोनों भाग है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2 भाग हो गए। तो ये दोनों जो भाग है ये गुणसूत्र की भुजाएं कहलाती है। इनको क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भाग हमें इस तरह के दिखाई दे रहे हैं और ये जो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र की भुजाएं कहलाती है। यानी कि इनको कहते हैं गुणसूत्र की भुजाएं कह सकते हैं, क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं या अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हैं। सेंट्रोमियर की वजह से गुणसूत्र 2 भागों में बट गया और दोनों तरफ ये क्या है? गुणसूत्र की भुजाएं हैं। इनको भुजाएं कह दो या अर्ध गुणसूत्र कह सकते हैं या जो है क्रोमेटिड्स कह सकते हैं। जो प्रत्येक क्रोमेटिड्स होता है इनमें हमें कुछ तंतुनुमा, ऐसे धागेनुमा ऐसे संरचनाएं दिखाई देती है। और ये जो धागेनुमा ऐसे संरचनाएं दिखाई देती है ये कहलाती है क्रोमोमियर।
प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र में या क्रोमेटिड में हमें क्या दिखाई देती है, धागे नुमा ऐसे कुंडलित सी संरचनाएं दिखाई देती है जिनको हम कहते हैं क्रोमोमियर। और इन क्रोमोमियर के ऊपर छोटी छोटी बिंदुनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ऐसे लगता है जैसे किसी डोरी पे, किसी धागे पे बीट्स लगे हो, तो कुछ ऐसे बिंदुनुमा संरचनाएं इनके ऊपर लगी होती है बीच बीच में, और ये बिंदुनुमा संरचनाएं कहलाती है क्रोमोनिमेटा। और ये क्रोमोनिमेटा जो होते हैं आनुवांशिक लक्षणों के वाहक यही होते हैं, जीन सदृश्य होते हैं, यानी जीन लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसके अलावा ये थी गुणसूत्र की सामान्य संरचना। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जो ये गुणसूत्र है इस पर द्वितीयक संकीर्णन भी उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा केवल एक जोड़ी गुणसूत्र में ही देखने को मिलता है। टोटल जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका में, उनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाई इस तरह से कि ये जो है गुणसूत्र की संरचना हो गई, बीच में क्या हो गया, ये गुणसूत्र बिंदु हो गया, ये जो है ये हो गए गुणसूत्र के भुजाएं या क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र, और ये जो यहाँ पर ये गुणसूत्र सिकुड़ गया, यहाँ पर संकुचित हो गया, जिसको हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्र जो है एक अन्य भाग से और सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लो यहाँ पर और संकीर्णन उत्पन्न हो गया हो, तो ये दूसरी बार जो यहाँ से सिकुड़ा हुआ है गुणसूत्र, ये दूसरा ये संकीर्णन जो है ये कहलाता है द्वितीयक संकीर्णन। इस संकीर्णन को हम कहेंगे द्वितीयक संकीर्णन। और द्वितीयक संकीर्णन की वजह से ये एक जो तीसरा भाग बन गया, ये तो थे क्रोमेटिड्स, ये दूसरा संकीर्णन हो गया, और इस संकीर्णन की वजह से ये गुणसूत्र का एक छोटा सा पार्ट और बन गया, एक भुजा और हमें दिखाई दी, और ये कहलाता है सैटेलाइट गुणसूत्र। ये क्या कहलाएगा, सैटेलाइट गुणसूत्र। यानी कि गुणसूत्र में जब द्वितीयक संकीर्णन उत्पन्न हो जाए, जैसे मान लो इसी में यहाँ पर और संकीर्णन उत्पन्न हो जाए, तो ये तो कहलाता है द्वितीयक संकीर्णन, और ये कहलाता है सैटेलाइट गुणसूत्र। और ये केवल एक जोड़ी गुणसूत्र में पाया जाता है। यहाँ पर जो ये द्वितीयक संकीर्णन होता है, इसी स्थान से केंद्रिका जुड़ी होती है, इसी कारण इसको केंद्रिक संगठन गुणसूत्र भी कहा जाता है। जिस जोड़ी पे द्वितीयक संकीर्णन होगा वो केंद्रकीय संगठक गुणसूत्र भी कहलाएगा, और इस स्थान को केंद्रकीय संगठक क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ से केंद्रिका जुड़ती है। तो ये था गुणसूत्र की संरचना में आपने देखा प्रत्येक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु होगा, गुणसूत्र बिंदु उसको दो भागों में बांट देगा जिनको क्रोमेटिड्स कहेंगे, और क्रोमेटिड्स जो है उनमें धागेनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी जो क्रोमोमियर कहलाएंगे, और क्रोमोमियर पर बिंदुनुमा संरचनाएं, कणनुमा संरचनाएं लगी होती है जो क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। गुणसूत्र बिंदु के पास जहाँ से गुणसूत्र सिकुड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन, और यदि किसी गुणसूत्र में दूसरी जगह से भी संकीर्णन पाया जाता है तो वो द्वितीयक संकीर्णन कहलाता है। और इस संकीर्णन की वजह से गुणसूत्र का जो अलग भाग बनता है, छोटा पार्ट, वो सैटेलाइट कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला सैटेलाइट कहलाएगा। और ऐसा केवल एक जोड़ी गुणसूत्र में ही देखने को मिलता है, जिस गुणसूत्र के साथ में केंद्रिका जुड़ती है। इसी कारण ये केंद्रकीय संगठक गुणसूत्र भी कहलाता है। हालांकि एक चीज और, जो गुणसूत्र बिंदु होता है, इस गुणसूत्र बिंदु के पास में ही एक जोड़ी प्लेट नुमा, डिस्क नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इस तरह से एक जोड़ी होती है यहाँ पर दोनों तरफ, और ये कहलाते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर गुणसूत्र का वह भाग होता है जहाँ से कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु जुड़ते हैं। तो ये था गुणसूत्र की संरचना अपनी। और गुणसूत्र की संरचना के बाद में हम देखते हैं गुणसूत्र का संगठन, यानी कि गुणसूत्र जो है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो गुणसूत्र का संगठन अपन देखें तो गुणसूत्र में मोस्टली 3 पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल, दूसरी होती है प्रोटीन, और तीसरा पाया जाता है गुणसूत्र में वो होता है कुछ लवण व आयन। कुछ क्या होते हैं, लवण व आयन। और लवण और आयनों के रूप में मोस्टली इसमें रहते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विभिन्न आयन जो है वो रहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, Ca+, Mg+ और Na+, ये आयन जो है मोस्टली इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसमें DNA होता है और RNA होता है। DNA और RNA ये दोनों क्या होते हैं, इसके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं गुणसूत्र में। और प्रोटीन भी इसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक तो होगी हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी क्या होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
तो दो प्रकार की इसमें प्रोटीन होती है और दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि अपन संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन और कुछ लवणों से मिलकर बनता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन सब से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, गुणसूत्र का निर्माण होता है। और इसमें से भी जो कुल गुणसूत्र का भाग होता है उसमें डीएनए और जो स्टोन प्रोटीन है ये दोनों जो है गुणसूत्र का अधिकतम भाग बनाते हैं। यानी 90 से 92% भाग, 90 से 92% जो भाग है वो किससे बनता है, वो बनता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और बाकी शेष बचा हुआ जो भाग है उसमें पाए जाते हैं आरएनए, नॉन स्टोन प्रोटीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयन या लवण जो भी होते हैं। ये सारे शेष जो है 8 से 10% भाग में मिलते हैं। बाकी अधिकांश हिस्सा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें जो होती है 8 प्रकार की देखने को मिलती है। 5 प्रकार के जो अणु इसमें देखने को मिलते हैं, 5 प्रकार के 8 अणु आते हैं और वो डीएनए के साथ में कुंडलित होकर के एक अष्टक बनाते हैं। वो अपन इसकी गुणसूत्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल इसके संगठन को याद रखिए। और हमने बात की थी कि गुणसूत्र बिंदु के आधार पर जो गुणसूत्र है वो 4 प्रकार के थे। और वो 4 प्रकार कौन से होते हैं, पहला होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र हम किसे कहेंगे, जब गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु है वो गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित हो। गुणसूत्र बिंदु कहाँ स्थित हो, गुणसूत्र के मध्य भाग में स्थित हो। और इसकी वजह से जो गुणसूत्र की भुजाएं बनती है क्रोमेटिड से वो आपस में बराबर लंबाई की हो, तो ऐसा गुणसूत्र कहलाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कौन सा होगा, जब गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल मध्य में स्थित हो और दोनों भुजाएं कैसी हो, बराबर लंबाई की हो, तो मेटासेंट्रिक कहलाता है। दूसरा जो है आपका वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कौन सा होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो होता है, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु है वो थोड़ा मध्य बिंदु से थोड़ा सा एक तरफ खिसक जाता है। यानी बिल्कुल मध्य में नहीं होकर के थोड़ा एक तरफ खिसका हुआ होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एक भुजा है गुणसूत्र की वो तो थोड़ी छोटी रह जाती है लंबाई में और दूसरी वाली इसके सापेक्ष बड़ी हो जाती है। और ऐसा गुणसूत्र कहलाता है सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तीसरा जो गुणसूत्र है वो कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु एक किनारे के पास में स्थित होता है। बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं होता बल्कि किनारे के पास में स्थित होता है, जिससे कि एक जो भुजा होती है वो तो बहुत ही छोटी हो जाती है और दूसरी भुजा जो है वो बहुत ही लंबी हो जाती है। और ऐसा गुणसूत्र कहलाता है एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। और एक्रोसेंट्रिक के बाद में चौथा जो गुणसूत्र है वो चौथा गुणसूत्र होता है अपना टीलोसेंट्रिक या फिबोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक या फिबोसेंट्रिक जो गुणसूत्र है वो कौन सा होगा, इस गुणसूत्र में क्या होता है, जो गुणसूत्र बिंदु है वो गुणसूत्र के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु कहाँ होता है, बिल्कुल शीर्ष पर स्थित होता है। और देखने में हमें गुणसूत्र की केवल एक ही भुजा दिखाई देती है और ऐसा गुणसूत्र टीलोसेंट्रिक कहलाता है। तो ये था अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र के संख्या, आकृति और प्रकार को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।